Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome to Civil Staff Regulatory Bodies Exam. Civil Staff Regulatory Bodies Exam YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज का दिन यानी कि 26 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स की हमारी ये जो क्लास है ये रोज शाम को 7:15 पे होती है, जिसके अंदर हम आने वाले आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को टारगेट करते हुए डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर रिसेंट वाला हुआ था 2023 में, इसको तो आपने देखा ही होगा। इसमें जो फेज 1 था, फेज 1 में जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट था जिसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, इसमें से मोर देन 70 क्वेश्चन जो थे इस बार वो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स और मार्केट करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हुए थे। और इसी के साथ साथ जितने भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, इनका लेवल भी एक अलग ही उपलब्धियों पर पहुंच चुका था। जैसे कि आप सबने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस या मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए और स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज किया गया इन क्लासेस के अंदर। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम आज के डेली करंट अफेयर सेशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करेंगे डेली के करंट अफेयर्स यानी कि आज का दिन, आज के 26 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चलिए इसमें मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरह से ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपको पेपर में आए थे। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड डैश एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द parboiled rice with immediate effect in view of a surge in shipments. The objective is to slow down delay shipments. The decision to impose minimum export price on the basmati rice has been taken by the committee of secretaries headed by the cabinet secretary on 21st of August. The overall acreage of paddy in the current kharif season is 4% higher than the year ago. Per data released by the Agriculture Ministry on the 25th of August, the condition of crops in southern states is in bad shape, experts said, pointing to deficient rainfall in many parts. Karnataka, for instance, has received 75% below normal rain during the 1st of August to 25th of August. बारिश नहीं पड़ रही है, राइस की खेती कम हो रही है, जिस कारण से सरकार कहती है कि पहले डोमेस्टिक कंजप्शन की जाए। तो डोमेस्टिक कंजप्शन के चलते हुए ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो सके, इसलिए सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया पहले तो, कि कम से कम जब आप निर्यात कर रहे हो तो कम से कम इतना प्राइस तो लेना ही लेना है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ऊपर टैक्स भी लगा दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इस कारण से अब बाहर जो चावल जाएंगे वो महंगे बिकेंगे, तो बाहर वाले भी हमसे चावल कम खरीदेंगे। तो कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर क्या है कि क्वेश्चन ऊपर पूछ लिया गया, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या है कि क्वेश्चन को नीचे पूछा जाता है, बट यहां पर एक चेंजिंग ट्रेंड के चलते हुए मैंने क्वेश्चन को ऊपर रखा ताकि प्रॉपर हर तरह के क्वेश्चन का एक्सपीरियंस हम ले सके। तो यहां पर क्या है, कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी 20%, 20% यहां पर फिक्स कर दिया गया। क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, जब कोई बेसिकली प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है, अदर कंट्री में जाकर बेचा जाता है, तो उसके ऊपर एक टैक्स लिया जाता है जिसको हम कह देते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या कहता है। ये यहां पर आपको समझ आ गया होगा, इंडिया एक्सपेंड्स कर्व्स ऑन द राइस एक्सपोर्ट्स विद द 20% ड्यूटी ऑन द परबॉइल्ड ग्रेड राइस। ये बात आपको यहां पे समझ लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहां पर क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई देगा और इसी तरह से सवाल आपको देखने को मिल रहा है। द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है जिसका टाइटल है इंडिया रियल एस्टेट विजन ऑफ 2047। ये रिपोर्ट कहती है कि रेजिडेंशियल सेगमेंट जो है ये इसका ओवरवेलमिंग शेयर है रियल एस्टेट सेक्टर में, और इस रिपोर्ट को नाइट फ्रैंक एंड नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने मिलकर प्रिपेयर किया। इतनी सी बात समझ गए होंगे आप। उसके बाद 2047 से, बाय 2047 जब इंडिया की आजादी को 100 साल हो जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी का साइज जो होगा वो लगभग 33 से 40 बिलियन डॉलर के बीच में होगा। और रिपोर्ट ये कहती है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होगी रियल एस्टेट सेक्टर में ये बढ़ती जाएगी और पिछले 2 डिकेड से भी बढ़ती जा रही है। तो ये अभी 5.6 बिलियन डॉलर है 2023 में, और ये जो है यानी कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की यहां पर बात हो रही है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट सेक्टर में 2047 तक 54.3 बिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी कि लगभग 10 गुना हो जाएगी, ठीक है।
आने वाले 24 सालों के अंदर ये 10 गुना हो जाएगी, ये बताया गया है। और एनुअल ग्रोथ जो रहेगी वो 9.5% रहने वाली है। बट इंडिया का जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2047 तक, ये पूछा गया है। अब देखो 5.6 बिलियन आज क्या है, ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। बट हमें बताना है कि रियल एस्टेट हमारी इकोनॉमी में कितने प्रतिशत हो जाए, कितना वैल्यूएशन में हो जाएगा, ये बताना है रियल एस्टेट कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने फाइनेंशियल करंट अफेयर पढ़े हैं, फाइनेंशियल न्यूज पढ़ी हैं, तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हमें द हिंदू बिजनेस लाइन, इसी के साथ साथ PIB, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इन सारे करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा और हम ऐसे करंट अफेयर्स को इजीली कर सकते हैं। दिस इज 5.8 ट्रिलियन डॉलर, 5.8 ट्रिलियन डॉलर इसका साइज हो जाएगा बाय 2047, आज से 24 साल बाद। और फ्रॉम इंडिपेंडेंस अगर मैं काउंट करता हूं तो 100 ईयर्स, 100 साल। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का सेकंड करंट अफेयर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है वॉक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द होम फर्निशिंग कंपनी वॉक्स इंडिया, ठीक है, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है आशीर्वाद पाइप्स एंड वॉक्स पोलैंड का। ठीक है, आशीर्वाद पाइप्स और वॉक्स पोलैंड ने मिलकर एक कंपनी बनाई हुई है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। 50-50% का ज्वाइंट वेंचर है, 2018 में बनाया गया था। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहे हैं, ये अपना पहला फैक्ट्री जो है जिगानी इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलुरु में लगा रहे हैं, यानी कि इंडिया में पहला प्लांट है इनका, इंडिया में पहला प्लांट है इनका। अब 2018 में इस कंपनी को बनाया गया और ये बेसिकली जो हमारा आशीर्वाद पाइप और वॉक्स पोलैंड, तो ये दोनों क्या करते थे, ऑपरेशनल पार्टनर और सेल्स को देखना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखना और मैन्युफैक्चरिंग को देखना, ये पोडार का काम था। और इसी के साथ साथ जो वॉक्स पोलैंड है ये टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता था, यानी कि आशीर्वाद पाइप्स क्या करता है, ये सेल्स देखता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, ऑपरेशन देखता है। ठीक है, और वॉक्स जो है एक यूरोपियन कंपनी है जो कि यहाँ पर 1992 से मार्केट में वर्क कर रही है, वॉक्स पोलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि इंडिया में जो प्लांट ये लगा रहे हैं बेंगलुरु में, वहां पर कितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्लान करी है, कितनी रुपए की लागत से इस प्लान को बनाया जाएगा, इतना सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। सो दिस इज 100 करोड़, ये 100 करोड़ की लागत है, 100 करोड़ का खर्चा करके यहाँ पर प्लांट जो है वो लगाया जाएगा स्टूडेंट्स। 100 करोड़, 100 करोड़। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर आपको कोई भी सवाल किसी भी स्टूडेंट को आ रहा है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मैं मूव ऑन करने जा रहा हूं। 3 क्वेश्चंस आज के हमारे हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 4th क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। ठीक है जी, चलिए टाटा स्टील, टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड डाइवर्सिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ACME ग्रुप। हाँ जी, टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है और इसी के साथ साथ ACME ग्रुप, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए। कहां पर? गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में, गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर। और ये एक लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूं ACME क्लीन एनर्जी जो होगा, इसको 343 एकड़ जो है लैंड चाहिए होगी इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव यूनिट्स के लिए। ACME ग्रुप जो है इसमें 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। ठीक है, और ये कहां पर? गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है, ये पूछा गया। तो ये प्रोजेक्ट जो है गोपालपुर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में बनाया जा रहा है, गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क पे बनाया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के लिए। बट सवाल यह है कि गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क है कहां पर, किस राज्य के अंदर है? मेन क्वेश्चन तो यहां से निकल कर आता है, इसको किस राज्य में सेटअप किया गया है, ये किस स्टेट में है? तो ऑप्शन हमारे पास ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश, ये 5 ऑप्शन हमारे पास पेपर में देखने को मिलती हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, और यहाँ पर 80 क्वेश्चंस हमारे RBI ग्रेड बी के फेज 1 एग्जाम के अंदर आते हैं, 80 क्वेश्चंस। अब इन 80 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना होता है पेपर को देखते हुए। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ओडिशा। ये कहां पर है? गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये वो ओडिशा के अंदर है, ओडिशा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, इसके जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, दैट इज नवीन पटनायक। ठीक है जी, चलिए
क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या कहता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया स्टेक होल्डर्स के साथ फॉर एक्सपीडिटिंग अडॉप्शन ऑफ द इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड फॉर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके लिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड की शुरुआत की गई। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला और कॉन्ट्रैक्चर्स को बोला कि इंश्योरेंस अथॉरिटी बॉन्ड्स की जो यूज है उसको एनालाइज करो, ठीक है, एडिशनल मोड ऑफ सबमिटिंग बिड सिक्योरिटी के चलते हुए और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के चलते हुए। तो कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है वो बताना है, करेक्ट बताना है। क्लियर? हाँ जी, आप करेक्ट बताएंगे यहां पर। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज गारंटीड इक्विवेलेंट स्टेटस टू ई बैंक गारंटी एंड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। ई बैंक गारंटी और इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड को इक्विवेलेंट स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अब ये यहां पर पूछा गया, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। श्योरिटी बॉन्ड्स जो है ये शॉर्टर मैच्योरिटी टर्म्स ऑफर करते हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए देन द ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट से ये शॉर्टर मैच्योरिटी इसकी रहती है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज टू फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑप्शंस एंड कुड प्रोवाइड एन एस्टिमेटेड कैपिटल रिलीफ ऑफ द 25,000 करोड़ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। 25,000 करोड़ नहीं है यहाँ पर, 50,000 करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला सही है बट यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं किसी भी ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन डी में 1 ओनली आना चाहिए था, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई सवाल किसी भी स्टूडेंट को क्लास देखते हुए आ रहा है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल जो है वो अवार्ड से रिलेटेड है। आपका जो 2023 का आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है, उस पेपर को अगर आप देखते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़े हुए थे। बट अगर आप देखेंगे बाकी के जो 5-7 सवाल थे वो किससे थे, वो अवार्ड से रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चंस अवार्ड्स को पूछा गया था, तो अवार्ड्स हमें कवर करते हुए जाना है। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स को अनाउंस किया है। ये जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स है ये 2021 के लिए दिए गए, 2021 के लिए पुरस्कार है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और द अवार्ड्स जो है पहली बार 1954 में शुरू हुए थे, इनको हम स्टेट अवार्ड्स भी कहते हैं। उस टाइम पे बेस्ट फिल्म जो थी वो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में होती थी, उनको अवार्ड दिया जाता था। और अवार्ड फॉर एक्टर एंड टेक्नीशियंस जो है ये 1967 में शुरू किए गए थे, ठीक है। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। बट इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2023 में किसको दिया गया है, ये मेन सवाल है। अब 2023 में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया वो उन मूवीज के लिए दिया गया जो 2021 में आई, ठीक है। उन मूवीज के लिए पुरस्कार दिया गया। तो आपको बताना है कि ये कौन कौन सी मूवीज हो सकती है, सॉरी कौन सी मूवीज वाले कौन से एक्टर हो सकते हैं। तो चलिए मैं मूवी का नाम बताता हूं आपको, आप एक्टर गेस कीजिएगा। इस मूवी का नाम है पुष्पा। पुष्पा, वो देखा होगा ना आपने, झुकेगा नहीं अपन, तो वो पुष्पा वाली मूवी यहां पर आके इसको मिल गया है अवार्ड। हाँ जी, ये है अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन, इनको मिलता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स, 69th नेशनल अवार्ड्स इन द 2023 एंड ये 2021 के बिहाफ पे दिए गए हैं। तो यहां पर अल्लू अर्जुन को मिल जाता है पुरस्कार नेशनल बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार की बात करता हूं तो ये कृति सेनन को मिलता है मिमी मूवी के लिए, और इसी के साथ साथ गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया जाता है। बेस्ट हिंदी, बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में हिंदी मूवी की अगर मैं बात करता हूं तो यह पुरस्कार दिया गया शहीद उधम सिंह मूवी को, शहीद उधम सिंह मूवी को दिया गया। और मैं नॉर्मली बेस्ट फिल्म की अवार्ड की बात करता हूं तो ये रॉकेटरी को दिया गया। आर माधवन की मूवी थी ना, आर माधवन की रॉकेटरी, उसको यह पुरस्कार दिया गया। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, जो अवार्ड है ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ साथ आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन का भी अंत होता है, ठीक है। बड़ी शॉर्ट टाइम में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी सवाल आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूला करो दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
Thank you so much. Thank you.